हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोफिजिक्स जोन। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जैसे हरियाणा बोर्ड में जो अब 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या होगा कि जो 50% जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगे। तो इस पेपर में 70 मार्क्स का पेपर होगा और 35 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस होंगे। और सिर्फ इस ईयर में ही नहीं, बाकी नेक्स्ट ईयर में भी जो हमारे पेपर होंगे उसमें जो 14 क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद अर्थ। अर्थ के साथ जो चार्ज शेयर करने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि क्या फॉर्मूला होता है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि सभी जो क्वेश्चन है उनमें ऑप्शंस दिए हुए हों, तो डायरेक्ट आंसर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हमें अगर इसका जो फॉर्मूला है वो याद नहीं आ रहा है तो हम इसको फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परमिटिविटी की जो इसमें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमें पता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस वो हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है हमारा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें एप्सिलॉन नोट का फॉर्मूला चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट को हम इधर ले आते हैं 1/4πf Q1 Q2/r², ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें जो फोर्स है 4π की तो डायमेंशन कोई नहीं होगी, फोर्स की क्या होगी mLT की -2। और ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसकी क्या होगी 80, इसकी भी क्या होगी 80। r क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की हमारी होती है l की 2। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1/m, ये l की 2 है, ये l की 1, ये हो जाएगी हमारी l की 3। अब यहाँ पे देखो t की 2 है, यहाँ पे t की -2 है। तो अगर या तो इसको ऊपर ले जाओ, ये हमारी टोटल हो जाएगी t की 4, और a की क्या रहेगी हमारी, a की रहेगी हमारी 2। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा बनेगा वो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा बन गया m की -1, l की -3, t की 4 और a की 2। तो ये हमारा आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। देखो जो दो प्रोटॉन्स होते हैं दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज दो पार्टिकल के बीच में अगर सेम चार्ज है तो फोर्स कैसा होता है हमारा, रिपल्सिव। तो जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा आ जाएगा रिपल्सिव। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा VD = -E/m। ये E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो ये E हमने लिया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम बाय मास, यहाँ पे आ जाएगा मास। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ EMF ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें लिखना है, तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और हमारा फॉर्मूला रहेगा E-V/I। ये E क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा EMF ऑफ द सेल, और दूसरा इन्होंने बोला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, और I करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो R = E-V/I। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस A एंड B इन द गिवन डायग्राम। ये रेजिस्टेंस हमें दे रखा है और यहाँ पे लगा हुआ है एक सेल, इसके अंदर I = 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और जो सेल का जो EMF है वो है 2 वोल्ट, और जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका जो वैल्यू है वो है 0.1 ओम। तो इन्होंने पूछा है कि जो वोल्टेज है A और B के बीच में वो कितनी वोल्टेज होगी। तो यही इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो देखो IR = क्या हो जाएगा E-V। हमें चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा हमारा E-I/R। तो V क्या हो जाएगा, E हमें यहाँ पे गिवन है, E है 2 वोल्ट, माइनस करंट कितना गिवन है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 - 0.2। अब इसको अगर इसमें से माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.8 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेजिस्टिविटी।
ये पूछ रहा है कि रजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कंडक्टर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन रजिस्टिविटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो रजिस्टी है वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा, या डज नॉट चेंज लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रजिस्टिविटी हमेशा इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हो गया टेम्परेचर तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। हमारे पास एक कंडक्टर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम स्ट्रेट कंडक्टर। एक हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उससे अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, यानी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट पी होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है ये। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग आई सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। इसने पूछा है कि किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर, जो हमने एक वायर को सर्कुलर लूप के अंदर बेंड कर रखा है और उसका जो रेडियस है वो आर है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये इतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज, यानी एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो उसका जो पाथ हमेशा होता है वो होता है सर्कुलर पाथ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सर्कुलर, यानी कि ए। जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा है ए, सर्कुलर पाथ। 12th क्वेश्चन है, ए करंट कैरिंग कोइल एरिया ए कैरिंग करंट आई हेल्ड एट 90 डिग्री टू ए मैग्नेटिक फील्ड बी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कोइल इज। तो देखो टॉर्क का जो हमने जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो पड़ा हुआ है NIAB और साइन थीटा, ये हमारा जो फॉर्मूला था। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो उसने दे रखा है 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया हुआ है। ये n हमारी होती है नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर एक हमारे पास एक ही कोइल है तो ये हमारा हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा IAB, और साइन 90, अगर साइन इसको 90 पुट करें तो 90 होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया IAB, यानी इसका हमारा जो आंसर है वो आ गया फर्स्ट आंसर, टॉर्क इक्वल टू IAB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। तो उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडक्टेंस। हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता था कि एक सिंगल कोइल है और उसके अंदर अगर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि दो कोइल होती हैं, एक कोइल के अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा उसका इफेक्ट होगा दूसरी कोइल पे, यानी उसके अंदर भी क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो यानी अगर सिर्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये पूछ रहा है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी कोइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होगा, या ये कह सकते हैं कि किसी भी एक सिंगल कोइल या दो कोइल के बीच में एक के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से दूसरी के अंदर या खुद उस कोइल के अंदर क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये होगा इसका आंसर, इट इज़ द प्रोसेस इन विच ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कोइल और टू कोइल EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कोइल और इन सेम कोइल, यानी या तो सेम कोइल के अंदर ही EMF इंड्यूस हो, या अगर दो रखी हुई है तो नेबरिंग कोइल के अंदर भी क्या होगा, कि EMF इंड्यूस होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ ए करंट इन ए सर्किट इफ RMS वैल्यू इज 100 एम्पियर। इसमें RMS गिवन है और हमें पीक वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो RMS की जो हमारी वैल्यू होती है IRMS इज इक्वल टू होता है हमारा पीक वैल्यू, यानी I0 से डिनोट करते हैं I0/√2। RMS वैल्यू हमारी गिवन है तो I0 हमारा हो जाएगा, IRMS कितनी गिवन है यहाँ पे 100 एम्पियर, तो 100 ×
√2, और अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है 1.414 या फिर 1.41 इतना पुट कर सकते हैं, इनटू हो जाएगा 100, तो हमारा आंसर आ गया 141 एम्पियर। क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय फेराडे लॉ। अब देखो फेराडे लॉ से तो हम डायरेक्शन की बात करते ही नहीं, इसमें तो हम सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। उसके बाद है लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ में हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम इसमें देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपने चेंज की अपोज करता है, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो हम इस लॉ से फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा लेंजिस लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। सबसे पहले देखो एडी करंट्स हमेशा किसी बल्क मेटल पीस के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे, तो इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेटल पीस इज प्लेस्ड इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेडी हो, कोई चेंज ना हो रहा हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो करंट है कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। सेकंड तो ऑप्शन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए मेटल। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से बिल्कुल भी जो है करंट इंड्यूस नहीं होगा, एडी करंट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। थर्ड केस है मेटल पीस इज प्लेस्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मैग्नेटिक, हमने पढ़ा भी हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा, तो अगर एक मेटल पीस को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर भी एक एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स। तो अब देखो ये जो 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रजिस्टर। एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा टी। इसने पूछी है द RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। तो RMS वैल्यू हमें पता है, जैसे हमने करंट की RMS वैल्यू लिखी थी, तो इसकी होती है V0/√2, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन √2। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट है तो उसका जो पावर डिसिपेटेड है उसके अंदर क्या होता है, तो पावर डिसिपेटेड होती है हमारी कैपेसिटेटिव सर्किट के अंदर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे पूछे इंडक्टिव सर्किट तो उसका आंसर भी क्या होगा, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ्स फॉर ऑल इन फ्रीक्वेंसीज इन ऑल मीडिया। अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो हमें पता है कि जो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, c से, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो। तो इसमें जो ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद है इन ऑल मीडिया, इन ऑल मीडिया, लेकिन मीडियम के चेंज होने से क्या होगा कि वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, तो फिर ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। और फॉर ऑल इंटेंसिटीज, ये भी हमारा ऑप्शन जो है ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए इन ऑल, तो हमारा जो आंसर है फिर वो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये जो तीनों ऑप्शन है A, B और D, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी होती है इन्फिनिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए शॉर्ट साइटेड पर्सन मे रीड ए बुक विदाउट स्पेक्स वाई। अब देखो शॉर्ट साइटेड में क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उसको हम आराम से देख सकते हैं, लेकिन जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसको आराम से नहीं देख पाएंगे, क्लियर नहीं दिखेगा। तो जो बुक को हम रीड करते हैं वो हमेशा क्लोज रख के करते हैं, तो इसलिए वो जो विदाउट स्पेक्स के जो पर्सन है वो आराम से जो उस बुक को पढ़ सकता है। तो इसका रीज़न ये हो जाएगा कि इन शॉर्ट साइटेड पर्सन may read a book without specs because in this disease a person can read a nearby object clearly but cannot see the जो far off object होते हैं, cannot see the far off object। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, what do you understand by normal adjustment of a telescope। तो इसके बारे में हमें क्या पता है कि जब भी टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो इमेज होगी वो हमेशा इन्फिनिटी पे बनती है, क्योंकि जो टेलीस्कोप होता है उसमें वो यूज़ हम किस लिए करते हैं, यूज़ इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही यूज़ करते हैं।
तो इसमें हम लिखेंगे कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसका क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आंसर, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। अब देखो फोकल लेंथ क्या है? एक लेंथ है यानी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट हमेशा होती है हमारी मीटर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा मीटर। 24th क्वेश्चन है, मिराज इज ए फिनोमेना ड्यू टू। हमें पता है इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो किस वजह से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट है, द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। किसकी डेफिनेशन है ये? किसकी है? डिफ्रैक्शन की। तो 25th क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या है? अब द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें चाहे तो इसका फॉर्मूला लिख दो, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला लिख दो। और हमें ये भी पता है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमेशा इसकी होती है पॉजिटिव। तो हमारा पॉजिटिव भी आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन। 27 में क्या पूछा हुआ है? 27th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, व्हाट डिटरमाइंस द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो किस पे डिपेंड है? तो इसके जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक लॉज पढ़े थे उसमें जो थर्ड लॉ था उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, या फिर वेवलेंथ भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन क्या है? फॉर विच कलर स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। अब देखो हमने जो ग्राफ इसमें के अंदर देखा था उसमें हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो जो हमारा कौन सा कलर है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अब अगर देखें कि जो वीपीओर वाला पैटर्न है इसके अंदर जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वॉयलेट। क्लियर। और अगर हमारे ऑप्शन अगर हमें इसमें दे रखे हो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वॉयलेट। और अगर हमारे जैसे ऑप्शन दे रखे हो भाई, एक रेड दे दिया, एक येलो दे दिया और एक ब्लू दे दिया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू। यानी हमें देखनी है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है। क्लियर। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट। सभी को पता है कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्लियर। 30th क्वेश्चन, कैन ए हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब ए फोटोन हुज एनर्जी एक्सीड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। कि कोई हाइड्रोजन एटम के एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं, कि जब इसकी जो एनर्जी है वो किससे ज़्यादा हो जाए? इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो जाए। तो इसका आंसर हमारा होगा येस, कि ये एब्जॉर्ब कर सकता है। 31st क्वेश्चन क्या है? गिव द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो हम लिखते हैं -13.6 अपॉन एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं। तो एन की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3 हो सकती है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हमारा होता है 10⁻⁻15 से लेके 10⁻⁻14 के ऑर्डर तक का। क्लियर। 33 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच पार्टिकल हैव सिमिलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सिमिलर मास पूछा हुआ है, चार्ज चाहे कुछ भी हो, तो जो पॉजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका जो मास होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, और इसका जो चार्ज है सेम ही होगा लेकिन पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन के जितना ही। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैज़ मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें विच टाइप में मतलब ये एन टाइप है या पी टाइप है। तो पी टाइप में क्या होते हैं? होल की मेजोरिटी होती है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है तो पूछा ये किसका सिंबल है। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ये एक PN जंक्शन डायोड का सिंबल है। क्लियर।